मैं अपनी पुस्तक मीठे पल की अंतिम कहानी अपराधी कौन का भाग 2 आप लोगों के समझ प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं सुनील तिवारी। सभी बंधुओं को मेरा प्रणाम। ये देख मायूस दीपक, अब मुझे ही पता लगाना होगा आखिर क्या बात है जो एक खुद से आंखें चुरा रही है। मायूस रोशनी शीशे के सामने बैठ आंसू बहा रही थी। तभी बाहर से डॉक्टर हेमंत पूछते हुए, रोशनी बेटा, खाना तो खा लिया? रोशनी, हाँ पापा जी। डॉक्टर हेमंत इतना पूछते हुए अपने कमरे में चले जाते हैं। इधर परेशान रोशनी खुद से बातें करते हुए, दीपक, तुम्हें कैसे बताऊं, ये रोशनी जल रही है। अब तो उसके आंसू भी सूख चुके हैं। उसके होठों में अब जीवन का मुस्कान न रहा और धीरे धीरे बेजान पत्थर हो चुकी है। इधर परेशान दीपक मन ही मन, दीपक, रोशनी, कब तक यूं ही दुख से में जलती रहोगी? क्या तुम्हें अब भी नहीं दिखाई दे रहा है? इन आंखों से जीवन का संगीत नहीं उठ रहा है। यूं ही रोशनी के ख्वाबों में सो जाता है। अगली सुबह पुनः रोशनी दीपक के साथ कॉलेज के लिए निकल पड़ती है। तभी राह में रोशनी की तरफ देख दीपक, अच्छा होगा, सामने देखो, लहलाते हुए वृक्षों की तरफ देखो, मुस्कुराते हुए इन वादियों की तरफ देखो। रोशनी, थोड़ी ही देर चुप रहो, जल्दी हम कॉलेज पहुंच जाएंगे। उस क्षण मन ही मन दीपक, तुम्हें कैसे बताऊं, ये रोशनी दिन पर दिन गुम हो रही है। तब तक कॉलेज पहुंच जाते हैं। रोशनी गाड़ी से उतर अपने कक्ष की तरफ चली जाती है। लेकिन उस क्षण दीपक गाड़ी घुमा थोड़ी दूर पर रुक जायजा लेने लगता है। तभी चंद मिनट में सनी अपने दोस्त राहुल और अभिनव के साथ पहुंच जाता है। सनी गेट खोल बाहर निकलता है। सीढ़ियों पर बैठी रोशनी को इशारा करता है। उस क्षण दूर से ही दीपक ये सब देख रहा था। दीपक, मुझे पहले से ही इन दरिंदों पर शक था। राहुल पास जाकर रोशनी को अपने साथ ले आता है। रोशनी चुपचाप सनी की गाड़ी पर बैठ जाती है। अपनी गाड़ी घुमा निकल पड़ते हैं और दीपक भी इनका पीछा कर लेता है। रानी, सनी तेजी से अपनी गाड़ी घुमाते हुए उसी खंडहर के पास पहुंचता है। इधर कुछ ही दूरी पर अपनी गाड़ी रोक दीपक स्थित की जायजा लेने लगता है। रोशनी को उसी खंडहर के पास ले जा पुनः सनी, राहुल और अभिनव सनी कुरकित करने लगते हैं। जब उनका मन भर जाता है तब खंडहर से बाहर निकल सनी, आज तो और भी मजा आ गया। राहुल, हाँ यार, दिन पर दिन आनंद बढ़ता ही जा रहा है। अभिनव, रोशनी को देखो, चांद भी शर्मा जाए। इतना सुनते ही रोशनी सर झुकाए वहां से भागते हुए बाहर आती है। ये देख सनी, अरे भागो मत, हम तुम्हें कॉलेज छोड़ देंगे। टपकते हुए आंसू के साथ जो ही मुख्य राह पर पहुंचती है तो सामने दीपक को देख रोशनी दौड़ते हुए पास पहुंच गले लग रोने लगती है। दीपक, रोशनी, अपने से दुख नहीं छिपाया जाता। अगर एक बार भी हिम्मत किया होता तो ये दुख तुम्हारे जीवन का सौंदर्य बन गया होता। वो पुष्प खिल गया होता जो ढेर सारी खुशबू अपने अंदर समेटे हुए है। रोशनी, दीपक, कई बार सोचा तुम्हें बताने के लिए पर हिम्मत न जुटा पाई। लज्जा बस कीचड़ में कदम रख दिया। मुझे नहीं पता इस कीचड़ में डूबकर मर जाऊंगी। अब तो मेरी सांसें भी मुझे धिक्कार रही है। मेरी जुबान कांप रही है। मैं तिल तिल सम से मरे जा रही हूँ। दीपक, अब बस भी करो। अब ये आंसू तुम्हारे आंखों की मोती बन जाएगी। लज्जा तुम्हारे जेहन का आभूषण बन जाएगा। तब तक सनी अपने दोस्त के साथ पास पहुंच, सनी, चलो अच्छा हुआ, अब तो तुझे भी मालूम हो गया। तो अगली बार जब मैं कहूं तो रोशनी को यहाँ पहुंचा देना। दीपक, अब मैं मृत्यु बन तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं। अच्छा होगा, अपने कदमों को रोक, जा लौट जा, फिर कभी रोशनी की तरफ मत देखना, वरना मैं शोला बनकर इन आंखों में उतर जाऊंगा। राहुल, ये कुछ ज्यादा ही बक रहा है। तुझे जो करना है कर, हम तो नहीं रुकेंगे। अभिनव, तेरे लिए अच्छा होगा तो इस मामले में न पड़। सलामती से रहना चाहता है तो जैसा मैं कहूं वैसा कर।
इतना कहते हुए सनी अपने दोस्तों को साथ चला जाता है। इधर रोशनी को समझाते हुए दीपक, रोशनी, ये नहीं मानने वाले हैं। वासना में इनकी आंखें अंधी हो चुकी है। रोशनी, आखिर तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? दीपक, अपने बाजुओं को हथियार बनाओ, इन आंखों को शोला बनाओ, इन होठों को खून से रंग दो। रोशनी, मुझे मंजूर है, शोला को हाथ में उठाने के लिए तैयार हूं। दीपक, एक स्त्री को अपने आत्मसम्मान के लिए सर उठाना फक्र की बात है। पुनः रोशनी की आंखों में उम्मीद की दिया जल गया, मानो उसके समक्ष आसमान नृत्य कर रहा हो। दीपक अपनी गाड़ी घुमाता है। रोशनी गाड़ी पर बैठ जाती है। वो सीधे वहां से घर की तरफ निकल पड़ता है। तभी रास्ते में दीपक, इन आंखों को नृत्य करते हुए आज देख रहा हूं। रोशनी, दीपक प्रेम से भर गया है। अब तो रोशनी समा बिखेर रहा है। बातों ही बातों में घर पहुंच जाती है। दीपक रोशनी के घर छोड़ बचपन का साथी सुधांशु के पास पहुंचता है। अचानक दीपक को देख सुधांशु हैरान होते हुए, सुधांशु, दीपक, मेरे यार, तुमसे मिले हुए बरसों बीत गए। दीपक, सुधांशु, मुझे पिस्टल चाहिए। सुधांशु, अरे, तू इसका क्या करेगा? दीपक, ये सब बातें बाद में, पहले तू मेरा काम कर। सुधांशु, ठीक है, चल जो अच्छा लगे ले ले। आखिरकार एक पिस्टल ले दीपक वहां से निकल पड़ता है और बड़ी बेसब्री से सुबह का इंतजार करता है। जैसे ही सूरज अपनी समा बिखेरता है, वो तत्क्षण तैयार हो रोशनी के साथ निकल पड़ता। वो सीधे उसी खंडहर के पास पहुंचता है। दीपक, रोशनी, इन दोनों को फोन करके बुला, आज स्वयं के साथ न्याय कर। आखिर कब एक स्त्री अपनी पवित्रता की अग्नि परीक्षा देती रहेगी? सच तो यह है कि उसके दामन में सबसे ज्यादा आंसुओं की बूंदे भरे होते हैं। जागो और देखो, ये आंसू तुम्हें कमजोर बना रहे हैं। यही कमजोरी ही स्त्री के शोषण का कारण है। अब भी वक्त है, उठाओ तलवार और ऐसे दरिंदों के रक्त से अपने दामन के दाग को साफ करो। आखिरकार रोशनी सनी को फोन करती है। रोशनी, हेलो सनी, उसे खंडहर के पास तुम्हारा राह दिख रही हूँ, जल्द ही आ जा। सनी, बस बस, थोड़ी देर में जान पहुंच जाएंगे। रोशनी, हाँ, और उन दोनों के भी साथ ले आना, न भूलना। सनी, अरे, ये तो हमारे साथ ही है। रोशनी, तो ठीक है, जल्दी आ जा। सनी, पर एक बात नहीं समझ आ रही है, तुम खुद बुला रही हो। रोशनी, तेरे साथ मजा लेने हैं, चल अब ज्यादा सोच मत, आ जा। सनी अपने दोस्त के साथ थोड़ी ही देर में अपनी गाड़ी लेकर पहुंच जाता है। इधर दीपक अपनी गाड़ी लेकर छिप जाता है। इधर रोशनी बेखौफ अंदाज में उसी खंडहर के पास पहुंचती है। तब तक सनी अपने दोस्त के साथ पहुंच जाता है। वो गाड़ी से नीचे उतर तेजी से अपने कदमों को बढ़ाते हुए खंडहर के पास पहुंचता है। उन्हें देखते ही रोशनी दहाड़ मारकर हंसने लगती है। ये देख सनी, उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं। तभी रोशनी पिस्टल निकाल, रोशनी, गलती से भी भागने की नाकाम कोशिश मत करना, वरना गोली चल जाएगी। सनी, रोशनी, मुझे माफ कर दो, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। रोशनी, तो ठीक है, चल तीनों अपना कपड़ा उतार, तुझे नंगा देखने का जी कर रहा है। चल जल्दी कर, वरना अंजाम और भी बुरा होगा। राहुल, गोली मत चलाना, हम कपड़ा उतार रहे हैं। आखिरकार सब के सब अपना कपड़ा उतार खड़े हो जाते हैं। रोशनी, ये क्या, चड्ढी तो उतारा ही नहीं, चल इसे भी उतार, तेरा पिछौड़ा देखना है। सनी, रोशनी ऐसा मत करो। रोशनी, चल जल्दी कर, मेरा मूड मत खराब कर, या तो अपनी चड्ढी उतार, नहीं तो जान ही दे दो। अभिनव, अरे सोच मत, चड्ढी उतार, पिछौड़ा दिखा दे, कम से कम जान तो सलामत रहेगा। रोशनी, देखा, कुछ सीखो इससे, कितना समझदार है। अंततः सब के सब चड्ढी उतार पीछे मुड़ जाते हैं। सनी, आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? रोशनी, ऊपर जाके बता देना, पीछे से किसी ने जान ले लिया। इतना कहते हुए रोशनी गोली चला देती है और मौके पर ही सनी और उसके दोस्त दम तोड़ देते हैं। तब तक दीपक भी पास पहुंच जाता है। रोशनी मुस्कुराते हुए गले लग जाती है। रोशनी, आज मैं बहुत खुश हूँ, खुद के साथ न्याय कर दिया। दीपक, हाँ,
तुमने स्त्री होने का मतलब दिखा दिया। वो क्षण रोशनी सनी के मोबाइल से वो वीडियो अपने मोबाइल में लेती है और उन सबके मोबाइल से वो वीडियो डिलीट कर देती है। दीपक पिस्टल ले रोशनी के साथ वहां से भाग जाता है और थोड़ी ही दूर पर नदी में वो पिस्टल फेंक वहां से भाग जाता है। आखिरकार कुछ ही देर में घर पहुंच जाते हैं। तभी रोशनी अपने पिता के पास पहुंच रोशनी, पापा भोजन कर लिए? डॉक्टर हेमंत, हाँ बेटा, भोजन कर लिए। अब तू भी भोजन कर ले, देर काफी हो चुका है। रोशनी, ठीक है पापा। वो छह बरामदे की लाइट बंद कर रोशनी अपने रूम में चली जाती है। उसी शीशे के सामने बैठ मुस्कुराते हुए रोशनी दीपक को हाथों में ले, रोशनी, आज इस दीपक का प्रेम रंग मेरे हाथों में उतर आया है। मेरे होठों पर इसकी छवि साफ दिख रहा है, मानो मेरे पैरों की घुंघरू खुद न खुद बज रही है। आखिरकार दीपक को देखते देखते प्रेम के ख्वाबों में खो जाती है, मानो आकाश की मधुर ध्वन उसके कानों में बज रहा है। और उधर देर रात तक जब सनी घर नहीं पहुंचता तो उसके माता पिता हैरान हो जाते हैं। बार बार फोन मिलाते हैं पर कोई उत्तर न मिलता। तभी दयालु सिंह, सनी की माँ, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि मेरा फोन न उठा हो, पर पहली दफा मैं परेशान हूं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? निधिमा, काफी देर से मैं परेशान हूँ। भोजन के वक्त हर हाल में हमारे साथ होता है। दयालु सिंह, उसके दोस्तों का फोन तो नहीं लग रहा है। तब तक दयालु सिंह के घर के फोन की घंटी बजती है। तत्क्षण रिसीव करते हुए दयालु सिंह, हेलो कौन? इंस्पेक्टर सामंत, बालमपुर थाने से इंस्पेक्टर सावंत बोल रहा हूँ। दयालु सिंह, हाँ कहिए। इंस्पेक्टर सावंत, गाड़ी नंबर 8669 CB 8669 आपका ही गाड़ी नंबर है? दयालु सिंह, हाँ हमारा ही गाड़ी है। सावंत, तो हो सके तो तुरंत थाने पहुंचिए। दयालु सिंह, आखिर बात क्या है? सावंत, आप थाने पहुंचिए। आखिरकार थोड़ी ही देर में दयालु सिंह अपनी पत्नी निधिमा के साथ थाने पहुंचते हैं। दयालु सिंह, क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? सावंत, ये गाड़ी लावारिस हालत में किशनपुर के खंडहर के पास मिला और इसके साथ 3 डेड बॉडी भी मिला। उसी की शिनाख्त के लिए आपको बुलाया गया है। जैसे ही उस मृत शरीर को देखते हैं दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। दयालु सिंह, ईश्वर साहब, मेरा बेटा सनी है। सावंत, क्या इन दोनों को भी पहचानते हो? दयालु सिंह, हाँ, ये मेरे मित्र राजवीर का बेटा राहुल और इस सुखदेव का बेटा अभिनव है। सावंत, पहले आप बैठ जाइए। किसी तरह दयालु स्वयं को समझाते हुए सावंत, किसी से कोई आपसी रंजिश? दयालु, नहीं, ऐसे तो कोई मामला हमारे संज्ञान में नहीं है। सावंत, हो सकता है तुम्हारे बेटे का कोई आपसी रंजिश हो। दयालु, इस मामले का कोई जानकारी नहीं है। निधिमा, जहां तक मैं जानती हूँ मेरे बेटे का किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। तभी इंस्पेक्टर जय सर के पास पहुंच, जय सर, राजवीर और सुखदेव को भी खबर दे दिए हैं। सावंत, चलिए ठीक है। तभी थोड़ी ही देर में जयवीर अपने पत्नी राधिका के साथ पहुंचते हैं और सुखदेव भी अपनी गाड़ी लेकर पहुंच जाता है। अपने बेटे को मृत शरीर को देख फूट फूट कर रोने लगता है। तब तक खंडहर तब तक बाहर मीडिया भी जवाब सवाल करते हुए, श्वेता, सर, 3 कत्ल हो गया, अभी तक कातिल का कोई सुराग नहीं मिला, आखिर और कितना इंतजार करना पड़ेगा? सावंत, जल्द ही कातिल पकड़ा जाएगा, हमारी टीम मुस्तैदी से काम कर रहा है। श्वेता, शहर के जाने माने वकील जयवीर का बेटा भी का भी कत्ल हो गया है? सावंत, हाँ, जयवीर के बेटे का भी कत्ल हुआ है। श्वेता, अब तो कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के भी सुरक्षित नहीं है। आप देख सकते हैं कि माँ बाप फूट फूट कर रो रहे हैं। इस वक्त उनसे बात करना मुश्किल हो रहा है। वैसे जानकारी के मुताबिक जयवीर के बेटे राहुल और रिटायर्ड अफसर दयालु सिंह का बेटा सनी और प्राइवेट कंपनी में क्लर्क सुखदेव का बेटा अभिनव है। इन तीनों का कत्ल हो गया है। अभी तक कातिल पुलिस की पकड़ से बाहर है। जैसे ही हमें इस
संबंध में कोई जानकारी मिलेगा, हम पुनः आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। मैं न्यूज से श्वेता सिंह। अंततः पोस्टमार्टम होने के बाद परिवार वालों को डेड बॉडी सौंप दिया जाता है। आखिरकार सबसे अपने बेटे को सबके सब अपने बेटे को मुखाग्नि देते हैं। अगली सुबह इंस्पेक्टर मौके पर एक बार पुनः उस खंडहर का जायजा लेते हैं, पर कोई सुराग हाथ न लगा। सावन, वैसे एक बात तो पक्की है, कातिल भी कोई फोर व्हीलर से थे, क्योंकि दोनों गाड़ियों के निशान अलग अलग है। जय सर, पोस्टमार्टम के अनुसार कब 7 से 8 बजे के बीच हुआ है। सावन, इधर मेन रोड पर कोई सीसीटीवी होगा। जय हाँ है। सावन, चलिए देखते हैं। जय जी सर। आखिरकार सीसीटीवी की भी खंगालते हैं, पर 6 से 8 के बीच में 6 छोटी गाड़ियों में से एक गाड़ी बार बार जंगल के इर्द गिर्द कम रफ्तार पर चल रहा था। सावन, पता करो कि AU777 गाड़ी नंबर का डिटेल निकालो। जय ठीक है सर। आखिरकार सब के सब थाने पहुंचते हैं। तब तक गाड़ी का डिटेल, फोन नंबर और लोकेशन सावन सर के पास ले आते हैं। उसे देखते ही सावन, 7 से 8 के बीच में सनी के नंबर पर इस नंबर से 2 बार बात हुआ है। जय सर, लगता है कातिल मुझसे दूर नहीं है। सावन, इस नंबर से संबंधित पूरा डिटेल निकालो। जय जी सर। अंततः थोड़ी ही देर में लिस्ट आ जाता है। उसे देखते ही जय, सर ये नंबर रोशनी नाम से रजिस्टर्ड है और ये गाड़ी हेमंत शुक्ला के नाम से रजिस्टर्ड है। सावन, तो देर किस बात का, सबूत काफी है, उठाओ इन साले को। तत्पश्चात सब के सब डॉक्टर हेमंत के घर पहुंचते हैं और मौके पर ही रोशनी और डॉक्टर हेमंत को अरेस्ट कर लिया जाता है। उन्हें सीधे थाने लेकर पहुंचते हैं। सावन, अब बहुत हो चुका, सीधे मुद्दे पर आते हैं। 7 से 8 बजे के बीच तुमने सनी से 2 बार बात हुआ। रोशनी, वो हमारे साथ ही पढ़ता है, हमारा दोस्त है, अगर 2 बार बात कर लिए तो हम कातिल हो गए। सावन, तुम्हारी गाड़ी का मौके पर होना 7 से 8 बजे, 2 बार बात होना, ये सब बस इत्तेफाक है। रोशनी, हकीकत है, तभी तो दिखाई दिया। सावन, हकीकत तो तुम छिपा रही हो। डॉक्टर हेमंत, आप तो मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रहे हैं। सावन, इल्जाम है तो बेहतर होगा। तब तक दीपक भी पहुंच जाता है। उसे देखते ही डॉक्टर हेमंत, कल तुम तो दवा लाने के लिए मार्केट गए थे। दीपक, हाँ मार्केट ही तो गया था। तभी सावंत मुस्कुराते हुए, सावंत, एक साथ तुम 2 जगह पहुंचने वाले पहले शख्स हो। ऐसे लोगों को सुधारना भी मुझे अच्छी तरह आता है। अब चल फुट, जल्द ही तुझसे भेंट होगा। तत्पश्चात सब के सब वहां से चले जाते हैं। तभी उसी रात सबकी नजरों से बचते हुए रोशनी सीधे इंस्पेक्टर साहब के पास पहुंचती है। उसे देखते ही सावंत, क्या हुआ, इस तरह बिना बुलाए देर रात में आने का क्या कारण है। रोशनी, मीडिया बुला लो, मैं अपना जुर्म कबूल करने वाली हूँ। खबर मिलते ही मीडिया भी पहुंच जाती है। तभी जवाब सवाल करते हुए श्वेता सिंह, मिस रोशनी, आपने अपना जुर्म कबूल कर लिया, तो ये भी बता दो कि ऐसी क्या वजह थी कि तुम्हें कत्ल करना पड़ा। तभी रोशनी वीडियो दिखाते हुए, लेकिन उस वीडियो को देखते ही श्वेता शर्म से सर झुका लेती है। रोशनी, शर्म से सर मत झुकाओ, ध्यान से देखो, ये वही लड़के हैं जिसका कत्ल मैंने कर दिया। क्या अब भी कोई प्रश्न शेष है। श्वेता सिंह, कानून का सहारा लेना उचित नहीं समझा। रोशनी, मैं मानसिक तौर से इतना परेशान हो गई कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं उन्हें न खत्म करती तो खुद को खत्म कर लेती। इतनी हैवानियत सहते सहते मेरी आंखें सूख चुकी है, मेरे होठ मुस्कान छोड़ दिए। तब तक भूमि पर चलते चलते मेरे पैरों में छाले पड़ गए, मानो ये वीरान वृक्ष मुझे रोक रहे हो।
मेरे आंसुओं से ये जमी भीग गया हो। मुझ में तो इतनी शक्ति न रही कि खुद के आंसू पहुंच सकूं। तेज हवाएं में उठते हुए पत्ते ने मेरे आंसुओं को पोंछा। उस क्षण मैंने स्वयं के भीतर की आवाज सुना कि उठा सस्त, ये तपती भूमि इन हवानों के लिए कि खून की प्यासी है। तभी रोशनी इंस्पेक्टर सावंत की तरफ देखते हुए रोशनी, इंस्पेक्टर साहब देखिए, इस छाती की तरफ यहाँ से लहू निकल रहा है। अब आप ही तय करिए कि अपराधी कौन है। वो क्षण रोशनी की आंखों से आंसू टपकने लगता है। ये देख सावंत रोशनी को गले लगा लेता है। सावंत, मुझे नाज है अपने देश की बेटी पर। जब स्त्री कमजोर नहीं बल्कि शक्ति का रूप है, यदि दबाओगे तो मारे जाओगे। अगली सुबह मीडिया से लेकर अखबार तक खबर छाया जाता है। जनता एकजुट होकर जस्टिस फॉर रोशनी की नारा लगाने लगती है। आखिरकार मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। दोनों पक्षों में दलीलें शुरू हो जाती है। रोशनी के पक्ष से वकील सत्यानंद अपने वक्तव्य देते हुए, सत्यानंद, मिलाड, मिस रोशनी को सनी, राहुल और अभिनव पार्टी के बहाने अपने फार्म हाउस पर साथ ले गए और उसी पार्टी के दौरान कोई नशीली दवा उसके ड्रिंक्स में मिलाकर पिला दिया। जब वह अचेत हो गई तो ये तीनों लड़के उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और अपने निजी पल का वीडियो भी बनाया। इस वीडियो को दिखाकर मिस रोशनी के साथ बार बार कुरुकृत्य किया गया। राजवीर, आप ऑब्जेक्शन मिला। मिस रोशनी का इनके साथ जाना, फिर साथ में पार्टी करना, तब तक कोई जबरदस्ती नहीं हुआ। उसके बाद और सभी मित्रों का चले जाना और रोशनी का रुक जाना, क्या यह साबित नहीं होता कि जो भी हुआ, कुछ हुआ, मिस रोशनी की सहमति से हुआ? सत्यानंद, ऑब्जेक्शन मिला। मिस रोशनी धोखे की शिकार हुई है। उसके ड्रिंक्स में बड़ी ही चालाकी से नींद की गोली मिला दिया गया। उसके बाद सनी अपने दोस्तों के साथ कुरुकृत किया। राजवीर, मिलाड, सच तो छुपाया जा रहा है। मिस रोशनी ड्रग्स की आदी थी। उसके बाद अक्सर इन लड़कों से संबंध बनाते थे। सत्यानंद, मिलाड, मेरे काबिल दोस्त इस केस को कुछ और ही रूप दे रहे हैं। मिस रोशनी पर ड्रग्स लेने का सीधा आरोप लगा रहे हैं। मैं इन्हीं से पूछता हूं, तो ये ड्रग्स की व्यवस्था इनका बेटा ही करता होगा? तो क्या इसका मतलब तीनों लड़के ड्रग्स के आदी थे? राजवीर, मिलाड, मेरे काबिल दोस्त मुझ पर ही आरोप लगा रहे हैं। तुम्हारे कहने का मतलब कि अपने ही बेटे को ड्रग्स की व्यवस्था मैं करता था? सत्यानंद, मेरे कहने का मतलब तो जो है वो तो साफ है। रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। ये तो मेरे काबिल दोस्त की मनगढ़ंत कहानी है। राजवीर, मिलाड, मिस रोशनी तीन तीन कत्ल कर दिया और यहाँ मैं मनगढ़ंत कहानी बना रहा हूँ? मिलाड, आर्डर आर्डर, अगला पेशी कल मुवक्किल किया जाता है। आखिरकार कोर्ट का समापन हो जाता है। सब के सब कोर्ट से बाहर निकलते हैं। तभी डॉक्टर हेमंत मायूस होकर सत्यानंद की तरफ देखते हुए, सत्यानंद, आप चिंता न करें, बस इतना याद रखो कि सच का सदैव विजय हुआ है और आप भी आज भी होगा। डॉक्टर हेमंत, वकील साहब, एक बेटी की इज्जत और मर्यादा की लड़ाई है। आप तो आपको तो जीतना ही होगा। वकील साहब सर हिलाते हुए अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। इधर डॉक्टर हेमंत बेटी के साथ घर पहुंचते हैं। उस क्षण पिता को मायूस देख रोशनी, पापा मुझे माफ करना, इस मायूसी की मैं वजह बन गई। डॉक्टर हेमंत, तेरी माँ जब मेरी गोदी में तुझे छोड़कर चली गई तब तुम इतनी सी थी और मैं हमेशा तेरे एक मुस्कुराहट के लिए घंटों आंगन में घूमता रहता था। बरसों अधूरी नींद सोता रहा जिससे तेरा रुदन सुनाई पड़ जाए। फिर ऐसी मुश्किल घड़ी में अपने बाप को भूल गई। रोशनी, पापा मैं हमेशा आपको मुस्कुराते हुए देखा। मुझे डर था कि कहीं ये मुस्कुराहट मेरी वजह से दूर न हो जाए, इसलिए अपने ही आंसुओं को पी गई। इतना कहते हुए रोशनी अपने पिता के गले लग रोने लगती है। हेमंत, नहीं मेरे बच्ची, ऐसे नहीं रोते।
इतना याद रखना, कभी इस बाप को अकेले मत छोड़ना। रोशनी, पापा मुझसे भूल हो गई। मुश्किलों में अपने पापा को मैं भूल गई। अब ऐसा भूल कभी भी नहीं होगा। हेमंत, अब सारी मुश्किलों को भूल जाओ। चलो भोजन करते हैं। रोशनी, जी पापा। तत्पश्चात रोशनी भोजन निकालती है। साथ बैठकर भोजन करते हैं। हेमंत अपने मेडिकल बुक को लो और सीधे अपने कमरे में चली जाती है। इधर रोशनी साफ सफाई कर खुशी मन से उसी दर्पण के सामने खड़ी हो। रोशनी, दीपक देख, तेरी रोशनी के होठों का मुस्कुराहट लौट आया। मेरे हाथों की मेहंदी मुस्कुरा रही है। मेरे पैरों की घुंघरू बज रहे हैं। मानो चांदनी रात में मैं नृत्य कर रही हूँ। आखिरकार मुस्कुराते हुए शांत मन से आनंद में खो जाती है। अगली सुबह सब के सब पुनः कोर्ट में पहुंचते हैं। कोर्ट में दलीलें पुनः शुरू हो जाती है। सत्यानंद, मिलाट, जिस शाम ये घटना हुआ उस उस दौरान सनी अपने मित्र राहुल और अभिनव के साथ पुनः उसी वीरान जगह पर मिस रोशनी को बुलाया, या यूं कहिए कि ब्लैकमेल किया गया। हर बार वही दबाव, यदि तू नहीं आएगी तो तेरा वीडियो सार्वजनिक कर देंगे। मिस रोशनी डरवश इनकी बातों को मानना पड़ता। उस दिन 27 अक्टूबर को भी धमकी देते हुए बुलाया गया। मिस रोशनी को पुनः जाना पड़ा। उस दिन जब रोशनी ने इनका विरोध किया तो ये तुरंत अपने पिस्टल निकाल धमकाने लगे। मिस रोशनी ऐसे क्षणों पर इतना डर गई कि अपने आप को बचाने के लिए इनसे हाथापाई करने लगी। खुद के बचाव के दौरान घटना घट गया। वास्तव में मिस रोशनी इन कातलों से स्वयं को बचाया। उस क्षण मिस रोशनी से जो भी कुछ हुआ महज एक घटना है। राजवीर, ऑब्जेक्शन मिला। मिस रोशनी बड़ी चालाकी से योजना बनाया। पहले उचित समय पर सनी को फोन करके स्वयं बुलाया और कहा कि दोस्तों को साथ ले आना, न भूलना। जब ये मौके पर पहुंच गए तो मिस रोशनी कट करने से पहले इन्हें जलील करते हुए इनको नंगा कर दिया और कहा कि अब पीछे मुड़ जाओ। जब ये डरवश ऐसा किए तो पीछे से गोली मार दिया। ये कोई घटना नहीं बल्कि योजना बनाकर कत्ल किया गया है। सत्यानंद, मिलाड, फोन तो मिस रोशनी ने ही किया। माँ जो बार बार समझा रही थी कि मुझे छोड़ दो, मेरे आत्मसम्मान के साथ और कितना खिलवाड़ करोगे। पर ये कहाँ मानने वाले हैं। सनी ने कहा, ठीक है, उसी स्थान पर मिलो तो बताएंगे। मिस रोशनी इनका इंतजार करने लगी। जब ये मौके पर सनी अपने दोस्त राहुल और अभिनव के साथ पहुंचे तो फिर से तीनों मिस रोशनी के साथ जबरदस्ती करने लगे। पल इस बार रोशनी ने इनका विरोध किया और शम को बचाव किया। और आप ही तय करिए कि अपराधी कौन है। मिलाड, जेके, इस क्लिप से साफ जाहिर है कि रोशनी को ब्लैकमेल किया गया। अगर ये मान भी लिया जाए कि रोशनी अपनी रजामंदी से संबंध बना रही थी तो वीडियो बनाने का क्या मतलब है। आपत्तिजनक वीडियो बनाने का क्या मतलब है। राजवीर, मिलाड, मान भी लिया जाए कि इन लड़कों ने आपत्तिजनक वीडियो बनाया तो मिस रोशनी को ये हक किसने दिया को जो इनका कत्ल कर दिया। सत्यानंद, मिलाड, एक कत्ल नहीं है। मिस रोशनी ने अपना बचाव किया। महज एक यह एक घटना है। कत्ल करना और कत्ल हो जाना में बुनियादी फर्क है। राजवीर, मेरे काबिल दोस्त, तुम कोर्ट में खड़े हो, किसी बाबा के पास नहीं जो दर्शन पेश कर रहे हो। मिलाड, आर्डर। मिलाड, जेके, आर्डर आर्डर। शांत हो जाओ, अगला पेशी कल के लिए मुवक्किल की जाती है। इतना कहते हुए जज साहब उठ जाते हैं। इधर दयालु सिंह घबराते हुए, दयालु, मुझे लगता है केस हाथ से बाहर फिसल रहा है। सुखदेव, ठीक मुझे भी यही एहसास हो रहा है। राजवीर, तुम लोग बकवास बंद करो, बेटा मेरा भी मारा गया, शायद ये तुम लोग भूल रहे हो। उस क्षण राजवीर अपनी गाड़ी में बैठ चला जाता है और थोड़ी ही देर में घर पहुंच जाता है। तभी देखते ही राधिका चाय पानी लेकर आती है। राधिका, वकील साहब, मेरे बेटे को न्याय मिलने में अभी कितना वक्त लगेगा। राजवीर, उस बेटे ने मेरे
गाल पर ऐसा तमाचा मारा है जिसका दर्द अब तक झेल रहा हूँ। इतना कहते हुए राजवीर अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह पुनः कोर्ट में सब के सब पहुंच जाते हैं। दलीलें पुनः शुरू हो जाती है। सत्यानंद, मिलाड, डॉक्टर सुधीर के रिपोर्ट के अनुसार मिस रोशनी ड्रोमा की वजह से मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। अब खुद से इतना डरना, बहकी बहकी बातें करना, नींद न आना, डर की वजह से होश खो बैठना, इन सब परेशानियों को झेलते झेलते मानसिक रोग स्केजोफ्रेनिया से पीड़ित हो चुकी है। अब भी इलाज चल रहा है। मिस रोशनी सनी उसके दोस्तों के टार्चर की वजह से भयंकर रोग से पीड़ित है। उसे तो ये भी ज्ञात नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ, क्या कर बैठी। पूरी तरह इस रोग की वजह से होश खो बैठी है। इसलिए मिस रोशनी घटना की शिकार हुई है। राजवीर, ऑब्जेक्शन मिला। मेरे काबिल दोस्त किसी हिंदी पिक्चर फिल्म देख कर आए हुए हैं जो मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हैं। पूरा घटना पागलपन की तरफ ले जा रहे हैं, जबकि मिस रोशनी पूरे होश में कत्ल कर दिया और मौके पर ही वहां से भाग गई। तीन तीन कत्ल हुआ है, इसे मात्र एक घटना का संज्ञान दिया जा रहा है। सत्यानंद, मिलाड, कत्ल हुआ है, कत्ल किया नहीं गया है। सम के बचाव में मिस रोशनी के साथ सिर्फ घटना घटी और कुछ नहीं। अब आप ही तय करिए कि अपराधी कौन है। राजवीर, मिलाड, मिस रोशनी को बचाने के लिए कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है। मेरे दोस्त धारा 302 को महज एक घटना बता रहे हैं। सत्यानंद, आप तो धारा 376, 415, धारा 354 की बातें नहीं कर रहे हो। मिलाड, आर्डर आर्डर। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार मिस रोशनी मानसिक रोग स्क्लेरोफ्रेनिया की शिकार हो गई है। राजवीर, मिलाड, आपसे पुनः गुजारिश है कि एक बार मिस रोशनी का किसी अन्य डॉक्टर से मानसिक परीक्षण कराया जाए। मिलाड, ठीक है। मिस रोशनी इंस्पेक्टर सावंत की निगरानी में पुनः मानसिक परीक्षण किसी अन्य डॉक्टर के संज्ञान में कराया जाए। जज साहब आर्डर आर्डर देते हुए चले जाते हैं। इधर श्वेता सिंह आज न्यूज से संबोधन करते हुए, श्वेता सिंह, मिली जानकारी के अनुसार आज फैसला होते होते पुनः रुक गया। उसके पीछे वजह मिस रोशनी का पुनः मानसिक परीक्षण इंस्पेक्टर सावंत के निगरानी में होगा। मिस रोशनी 90 दिनों से उसका शारीरिक और मानसिक शोषण हुआ है, जिसकी वजह से मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, जिससे स्क्लेरोफ्रेनिया रोग से ग्रसित हो गई है। देशवासी दुआ कर रहे हैं कि मिस रोशनी को जल्द ही न्याय मिले। अब कोर्ट में पुनः मिस रोशनी का मानसिक शोषण न होने पाए, हम सब मिस रोशनी के साथ खड़े हैं। साथ साथ ये भी बताना चाहूंगी कि भारत का इतिहास गवाह है, जहां स्त्रियों के सम्मान के लिए पुरुषों ने रक्त बहाया है, पर आज स्त्री होना मजबूरी है। मैं आज न्यूज से श्वेता सिंह। इधर इंस्पेक्टर साहब मिस रोशनी साथ ले जाने के लिए घर पहुंचते हैं। सावंत, सर, अब देर न करिए, आज ही डॉक्टर सुधीर से मिलना होगा, कल पुनः पेशी है। डॉक्टर हेमंत, इंस्पेक्टर सावंत, न्याय के लिए बेटे को कदम कदम पर भीख मांगना पड़ेगा। सावंत, भरोसा रखो, अगला कदम जीत के दहलीज पर होगा। तभी दीपक समझाते हुए, दीपक, हमें कदम आगे बढ़ाना होगा। अब स्त्री को कोई कमजोर मजबूर समझने की भूल नहीं करेगा। उनकी बातें सुन रोशनी, पापा चलिए, ये आखिरी कदम स्त्री की रोशनी को कायम रखेगा। आखिरकार जैसे ही सब के सब जाने के लिए तैयार होते हैं, तभी दीनानाथ भी पहुंच जाता है। डॉक्टर हेमंत को देखते ही दीनानाथ, हेमू, इतना सब कुछ हो गया, मुझे एक पल के लिए भी याद नहीं किया। हेमंत, अब तू आ गया है, ये यादें ही है, सब कुछ बेहतर ही होगा। सावन, अब देर ना करिए, विजय हमारा इंतजार कर रहा है। तत्पश्चात सब के सब गाड़ी पर बैठ निकल पड़ते हैं और थोड़ी ही देर में डॉक्टर सुधीर के पास पहुंच जाते हैं। देखते हैं डॉक्टर सुधीर, अरे सावन, आ जाओ। सावन, सर, इस बेटी का कहना है कि न्याय के लिए कदम कदम पर कब तक भीख मांगना पड़ेगा। डॉक्टर सुधीर, कदम कदम पर हम सब बेटी के साथ हैं। न्याय तो हो चुका है, अब जज का फैसला ही
भी हो जाएगा। तत्क्षण मेडिकल टेस्ट कर रिपोर्ट तैयार हो जाता है और थोड़ी ही देर में रिपोर्ट इंस्पेक्टर सावंत को सुपुर्द कर दिया जाता है। सावंत, अच्छा अच्छा चलते हैं। डॉक्टर सुधीर, ये जीत एक बाप का भी है जो हमारी बेटी की खुशहाली के लिए ढेर सारा सपना सजोता है। आखिरकार सब के सब चले जाते हैं। अगली सुबह पुनः कोर्ट में उपस्थित होते हैं। दलीलें पुनः शुरू हो जाती है। सत्यानंद, मिलाड, एक बार पुनः डॉक्टर सुधीर के निगरानी में मानसिक जांच किया जाए, जिससे साफ साबित हो गया है कि मिस रोशनी स्किज़ोफ्रेनिया रोग से पीड़ित है। ये रहा रिपोर्ट। इतना कहते हुए जज जे के मूर्ति को रिपोर्ट सौंप दिया जाता है। रिपोर्ट को देखते ही जज जे के, रिपोर्ट से साफ साबित है कि रोशनी स्किज़ोफ्रेनिया रोग से पीड़ित है। राजवीर, मिलाड, मैं मानता हूँ कि मिस रोशनी स्किज़ोफ्रेनिया रोग से पीड़ित है। क्या एक बार मिस रोशनी से कुछ पूछ सकता हूँ? जज जे के, नहीं, रोशनी इस स्थिति में नहीं है कि उसके साथ कुछ सवाल जवाब किया जाए। राजवीर, ठीक है मिलाद, दीपक से कुछ प्रश्न करना चाहूंगा। जज जे के, इजाजत है। राजवीर, दीपक, कत्ल से महज 20 मिनट पहले मिस रोशनी से बात हुआ था। दीपक, रोशनी से 4 बजे बात हुआ था तो उसने कॉलेज आने से मना कर दिया। राजवीर, क्या कहकर मना कर दिया? दीपक, मुझे आने में थोड़ा देर हो जाएगा। राजवीर, तो दोबारा 6:20 पर कॉल करने का क्या मतलब था? दीपक, देर होने लगा तो दोबारा पुनः कॉल किए। तभी वकील सत्यानंद सवाल करते हुए, मुझे लगता है कि अकारण शंका करना व्यर्थ में समय गंवाना है। तभी जज साहब फैसला सुनाते हुए, जज जे के, तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए मिस रोशनी को बाइज्जत बरी किया जाता है। उसके साथ जो हुआ वो मात्र एक घटना है, न कि कत्ल। फैसला सुनते ही रोशनी की आंखों से खुशी के आंसू टपकने लगते हैं। दीपक मुस्कुराते हुए रोशनी के गले लग जाता है। उन्हें देख ऐसा लगता कि मानो दो संगम का मिलन हो गया हो। उस क्षण डॉक्टर हेमंत को मायूस देख दीनानाथ, अरे, अब भी तू मायूस है? हेमंत, हाँ, बाप हूं, इसलिए अब भी मायूस हूं। दीनानाथ, मैं समझ गया। रोशनी अब मेरे घर की रोशनी बनेगी। अब मान ले कि तूने बेटी को विदा कर दिया। उस दौरान हेमंत के आंखों से खुशी के आंसू टपकने लगते हैं। वो मुस्कुराते हुए दीनानाथ के गले लग जाती है। इधर श्वेता सिंह आज न्यूज से प्रसारण करते हुए, श्वेता सिंह, आप सुन रह सकते हैं कि इस फैसले से भीड़ में कितना उत्साह है, जिसका विजय गौंज प्रत्येक हृदय को कंपित कर रहा है। स्त्री प्रेम की देवी है। जिसकी कोख में प्रेम का फूल खिलता है, उस कोख का अपमान करना किसी पुरुष को शोभा नहीं देता है। कई मिनट का रहा।